हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। प्रीलिम्स और मेंस के बीच जो ड्यूरेशन है वो हार्डली 3 मंथ्स का है, जिसमें आपको एसे, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4 और उसके साथ आपको ऑप्शनल भी प्रिपेयर करना है। इतने कम समय में इतना सब कुछ करना तभी पॉसिबल है जब आपकी स्ट्रैटेजी सही है। राइट स्ट्रैटेजी का मतलब है चूजिंग बिटवीन व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। दोस्तों, प्रिपरेशन का मतलब सिर्फ पढ़ाई करना नहीं है। प्रिपरेशन मतलब पढ़ना, उसको रिवाइज करना, अंडरस्टैंड करना और प्रैक्टिस करते रहना। इसका मतलब इन 3 महीनों में आपको सिलेबस कवर करना है, उसको रिवाइज भी करना है, हर टॉपिक पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, आंसर्स को इंप्रूव करना है, आंसर राइटिंग का स्पीड भी बढ़ाना है और साथ ही साथ आपको प्रेजेंटेशन पे भी वर्क करना है। तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि आप इंतजार तो नहीं कर सकते कि रिजल्ट आएगा और हम प्रिपरेशन चालू करेंगे। आपको कंपलसरीली प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपके मन में कई क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि प्रिपरेशन तो करनी है, पर कहाँ से स्टार्ट करें, आंसर राइटिंग कब शुरू करें, कितने आवर्स पढ़ना है, कितने टेस्ट देने हैं और इतने सारे कई और सवाल आपके मन में फिलहाल चल रहे होंगे। तो सभी क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल कि मेंस की तैयारी स्टार्ट कैसे करें। देखिए, सबसे पहले आप सिलेबस का एक प्रिंट लीजिए। यूपीएससी का जो सिलेबस है उसका आप एक प्रिंट लीजिए और उस प्रिंट को आप हमेशा अपने साथ कैरी करिए, हमेशा अपने साथ रखने की एक हैबिट बनाइए। क्योंकि ये बात ध्यान में रखिए कि यूपीएससी हमेशा सिलेबस को लेके ही क्वेश्चन पूछता है, सिलेबस को सेंटर में रख के ही क्वेश्चन पूछता है। सिलेबस हमेशा साथ में रखने का फायदा ये होता है कि कई बार हम ऐसी चीजें पढ़ने में काफी समय वेस्ट कर देते हैं जो सिलेबस में है ही नहीं। इससे हमारी प्रिपरेशन तो रॉन्ग डायरेक्शन में जाती ही है, पर उसमें हमारा काफी टाइम भी वेस्ट हो जाता है। कोई आपको कितना भी कहे, लेकिन आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में आपको सिलेबस को स्टिक रहना है। दूसरी बात, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है। सिलेबस तो आपने देख लिया, सिलेबस से हमें पता चल गया कि यूपीएससी में क्या टॉपिक्स है, कौन से टॉपिक्स है, कौन से सब्जेक्ट्स है। लेकिन कौन से सब्जेक्ट से, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब भी जानना बहुत जरूरी होता है आपकी राइट स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। तो इसमें यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस का एनालिसिस अगर हम करते हैं तो हमें इस सारी चीजों की आइडिया आ जाती है कि कौन से टॉपिक पे कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जनरली अपना जो जीएस 1 पेपर है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के एक या दो ही क्वेश्चन आते हैं, वो भी पूछता है या कभी नहीं पूछता है। तो 10-15 मार्क्स के एक क्वेश्चन के लिए हमें कितना टाइम देना चाहिए। और अदर सब्जेक्ट्स जैसे सोसाइटी है, ज्योग्राफी है, फॉर एग्जाम्पल अगर ज्योग्राफी की हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी में 6-7 या कई बार उससे भी ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो फिर ज्योग्राफी को हमें कितना टाइम देना चाहिए, तो कौन से सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना चाहिए, इस पूरे टाइम मैनेजमेंट के स्ट्रैटेजी के लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम अपनी स्ट्रैटेजी को एकदम सही तरीके से मैनेज कर पाए। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक साइड में आप यूपीएससी का सिलेबस रखिए और साथ में जीएस का आप पेपर लीजिए। आप कोई भी 2017, 18, 19 या 20 में आया हुआ जीएस के पेपर आप साथ में लीजिए। यहाँ पे हम जीएस 1 का 2017 का जो पेपर है वो हम साइड में लेंगे और दूसरे बाजू में हम यूपीएससी का सिलेबस रखेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि जीएस 1 में 2017 में सोसाइटी में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्योग्राफी के ऊपर कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और पोस्ट इंडिपेंडेंस के ऊपर कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कौन से टॉपिक पे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इसका हम एनालिसिस करके उनको हम नोट डाउन करेंगे। तो उससे हमें एक ट्रेंड समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक पे कितने क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से फिर हम अपना टाइम अलोकेशन और प्रायोरिटी सेट कर पाएंगे। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस हो गया तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना चाहिए, उसमें से क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और उस अकॉर्डिंग फिर आप अपना एक टाइम टेबल बना सकते हैं। एक बार टाइम टेबल बन गया, इसका मतलब आपको किस डायरेक्शन में जाना है ये क्लैरिटी आ गई, आपकी डायरेक्शन क्लियर हो गई। अब आपको कुछ टारगेट्स फिक्स करने हैं, क्योंकि प्रिपरेशन टारगेट ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है। अगर आपने कुछ टारगेट सेट किए हैं तो आपको एक मोटिवेशन रहता है कि मुझे ये टारगेट इस पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट करना है। अब टारगेट सेट कैसे करें ये भी एक खुद में बहुत बड़ा सवाल है। टारगेट सेट करते वक्त आप 3 चीजों को जरूर ध्यान में रखिए कि आपके पास अभी टाइम कितना है, जैसे कि आपके पास 3 मंथ से भी कम टाइम बचा हुआ है। दूसरा, आपको कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, मतलब आपको कौन से सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। और तीसरा, इनको रिवीजन करके आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करना है। इसका मतलब आप पूरे 3 महीने सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में नहीं डाल सकते।
आपको उन 3 महीनों को इस तरह से डिवाइड करना होगा, आपके टारगेट्स को इस तरह से सेट करना होगा ताकि आप उन लिमिटेड टाइम में जो अवेलेबल टाइम आपके पास है उसमें आप सिलेबस को कंप्लीट भी करें, उसको रिवाइज भी कर पाए, उसके साथ साथ आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करें और आंसर राइटिंग में जो फीडबैक मिले उसके ऊपर वर्क करके आप अपने आंसर्स को इंप्रूव भी करें ताकि आप कॉन्फिडेंट बन जाए जब तक आपकी एग्जाम नजदीक आ रही हो। अब कई लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि सर सिलेबस कितने टाइम में खत्म होना चाहिए। ये बहुत ही नेचुरल सा सवाल होता है कि सर ये सिलेबस हम कितने टाइम में खत्म करें। देखिए सिलेबस खत्म करने का कोई टाइम नहीं होता। सिंपली आप जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जितने जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा उतने ही ज्यादा बार आप रिवाइज कर पाओगे, और जितना आप ज्यादा रिवाइज कर पाओगे उतना ज्यादा आप अपने आंसर्स में लिख पाओगे, रिप्रोड्यूस कर पाओगे। दूसरा सवाल ये भी होता है कि सर रिवीजन कितनी बार करनी है। ध्यान में रखिए रिवीजन एक ऐसी चीज है जो आपको फाइनल सिलेक्शन होने तक करती रहनी चाहिए। बेसिकली जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतने ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, उतना ही ज्यादा आपके आंसर्स की क्वालिटी बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट एक $1,000,000 वाली बात है ये कि आप डे 1 से ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब तक मैंने कुछ पढ़ा नहीं है या मुझे आंसर लिखने नहीं आते हैं, एक बार मैं रीड कर लेता हूँ सब कुछ और फिर उसके बाद मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूंगा, तो मे भी आप थोड़ा सा गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग ये काफी लेंथी प्रोसेस है, इसमें काफी टाइम लग जाता है। पहले आप आंसर्स लिखेंगे, फिर आपको समझेगा कि मुझे तो क्वेश्चन को समझने में ही काफी टाइम चला जा रहा है, फिर उसके ऊपर सोचने में थोड़ा टाइम चला जा रहा है, फिर लिखना जब स्टार्ट कर रहे हैं तो बीच में ही ब्लैंक हो जा रहे हैं हम एकदम से, और फिर आपको ये भी रियलाइज होगा कि कभी कभी तो चीजें याद ही नहीं आती, और इसमें इन सब चीजों में काफी टाइम निकल जाता है। तो ऐसे कई और चैलेंजेस आपको आंसर्स लिखने के बाद ही समझ आ जाएंगे, और इन इश्यूज को वन बाय वन सॉर्ट आउट करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, जिसमें आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कंटिन्यूअस करते रहने चाहिए। दोस्तों मेरी बात आप लिख के रखो, जब तक आप लिखोगे नहीं आप इंप्रूव करोगे नहीं और आपका स्कोर आएगा नहीं। हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि आंसर पता होने में और उसको दिए गए टाइम में सही प्रेजेंटेशन के साथ रिलेवेंट कंटेंट के साथ लिख पाने में काफी डिफरेंस होता है, और ये जो डिफरेंस है ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही फील किया जा सकता है। कई बार आपको ये लगेगा कि इसका आंसर तो मुझे आता है, पर जब आप लिखने जाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि भाई टाइम पे तो कुछ याद ही नहीं आता। और मेरी बात ध्यान से सुनना कि एग्जाम सेंटर जो होता है यूपीएससी का वो अपने लिए थोड़ा नया होता है, उस टाइम हमें काफी प्रेशर भी होता है, तो प्रेशर में ऑलरेडी हमें कई सारी चीजें जो हमने पढ़ी है वो भी याद नहीं आती, पर अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जबरदस्त प्रैक्टिस की होगी तो आप ये इशू फेस नहीं करोगे, और मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम में, वो भी रिलेवेंट कंटेंट और प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। पर दोस्तों लिमिटेड टाइम में सारे क्वेश्चंस वो भी रिलेवेंट कंटेंट और सही प्रेजेंटेशन के साथ कर पाना सच में काफी डिफिकल्ट टास्क होता है, जिसको हम डिफिकल्ट ट्रिनिटी भी कह सकते हैं। मतलब अगर आपने क्वेश्चंस जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर भी लिए तो कहीं ना कहीं क्वालिटी खराब हो जाती है, अगर थोड़ी बहुत क्वालिटी आ भी गई तो कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन भी हमारा बिगड़ जाता है। तो इन 3 चीजों को एक साथ मैनेज करना ये सिर्फ और सिर्फ डेली आंसर राइटिंग से ही पॉसिबल होता है। तो ये रूल आप बिल्कुल मत ब्रेक करिए। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है 60 डेज रिगरस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। तो बेसिकली डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है ये इस पूरे प्रिपरेशन का सबसे कोर पार्ट है। अगर मेंस में आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है तो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। तो इन सभी चीजों को अगर हम समझने की कोशिश करें तो मेंस में जो कि पूरे प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है, जो कि 1750 है, इस पूरे कंपोनेंट में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए इन सभी चीजों को ध्यान में रख के हमने एक प्रोग्राम लाया है डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जिसमें आपको 60 डे रिगरस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी, इवैल्यूएशन होगा, फीडबैक मिलेगा, वन टू वन मेंटर सपोर्ट मिलेगा, ताकि आप इंप्रूव कर पाओ, आप बेटर आंसर्स लिख पाओ। तो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। So it's a high time that you can start your preparation, because it's been already 2 to 3 days after the prelims, and now you should not delay the preparation. You must start with your preparation for mains examination, and all the best for your preparation. Thank you.